हेलो स्टूडेंट, उर्मिला लॉ कॉलेज तुलसी नगर प्रयागराज, सेमेस्टर छठवां। और आज विषय हम साक्ष्य विधि आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको ये बता देते हैं, 6 सेमेस्टर का सिलेबस हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि इसमें सेमेस्टर में कौन कौन सा आपको चीज़ हमने पढ़ा दिया है। तो सर्वप्रथम हम आपको देखते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है वह है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि। और नंबर 2 है आपका अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है श्रमिक विधियां। श्रमिक विधियां। और चौथे पे आपका आ जाएगा पर्यावरण विधि। पांचवें पे आपका आ जाएगा, पांचवें पे आपका है बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ। और छठवां विषय आपका है साक्ष्य विधि। साक्ष्य विधि। साक्ष्य विधि ये आपका 6 सब्जेक्ट है। प्रशासनिक विधि, अपकृत्य विधि, श्रमिक विधियां, पर्यावरण, बैंकिंग लॉ, साक्ष्य विधि, जिसमें से हमने आपको प्रशासनिक विधि का सिलेबस, अपकृत्य विधि का सिलेबस और पर्यावरण विधि का सिलेबस आपका समाप्त हो चुका था। और इसमें बचा था श्रमिक विधियां, बैंकिंग लॉ और साक्ष्य विधि। तो साक्ष्य विधि के तहत भी हमने इसको कुछ पढ़ाया था। इसमें प्रश्न बताया गया था आप लोगों को कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है। और इस जो विषय बचे हुए थे, श्रमिक विधियां बची हुई थी, बैंकिंग लॉ, साक्ष्य विधि, इसमें हम लोग जो है आप लोगों को प्रश्न लिखा दिया था कि इन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना है, श्रमिक विधियां का और बैंकिंग लॉ का और साक्ष्य विधि का। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं साक्ष्य विधि, एविडेंस विधि, एविडेंस लॉ आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम जो है शुरू कर रहे हैं आपका ये चैप्टर प्रथम। इसमें सर्वप्रथम आपको क्या प्रश्न बनते हैं, सर्वप्रथम आपको समझना है कि साक्ष्य विधि क्या होती है, साक्ष्य क्या है, साक्ष्य किस प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, उसके विषय में सर्वप्रथम आपको जानना है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये प्रश्न बता देते हैं, परीक्षाओं में आपका साक्ष्य विधि का जो पहला प्रश्न बनता है वो किस प्रकार बनता है। प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साक्ष्य विधि के रूप में। देखिए हम बता रहे हैं आपको, पहला प्रश्न आपका आएगा साक्ष्य विधि, साक्ष्य विधि, विधि की प्रकृति तथा कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक, ये हो गया पहला प्रश्न आपका। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा वह आपका बनेगा साक्ष्य विधि की प्रकृति तथा कार्य का वर्णन कीजिए। और इसी में एक प्रश्न आपका लघु उत्तरीय बनता है, दीर्घ हम लिख दे रहे हैं आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आएगा। ठीक है। और इसी में बनता है एक प्रश्न कि साक्ष्य विधि की प्रस्तावना को
स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करें। ठीक है, ये जो है दो प्रश्न आपके बनते हैं। पहला है साक्ष्य विधि की प्रकृति तथा कार्य का वर्णन कीजिए, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा आपका, पहला आपका पाठ है। और दूसरे में आपका पूछा जाएगा साक्ष्य विधि की प्रस्तावना को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। कभी कभी जो है इसके क्षेत्र का जो वर्णन है इसमें दो लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। इसमें पूछेगा सिर्फ प्रथम कि साक्ष्य विधि के क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और कभी कभी पूछता है साक्ष्य विधि की प्रस्तावना का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। ये दो प्रश्न आपका बनता है। लेकिन उससे पूर्व हम आपको साक्ष्य विधि के विषय में कुछ बता देना चाहते हैं कि साक्ष्य विधि क्या है। यह अधिनियम जो अधिनियम है यह साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम विस्तृत है, क्योंकि यह साक्ष्य विधि की कतिपय कल्पनाओं की परिभाषा देता है, समेकित करता है तथा संशोधन करता है। फिर भी यह निःशेष नहीं है। यदि किसी बिंदु पर स्पष्ट प्रावधान है तो न्यायालय उन्हें मानने के लिए बाध्य है, परंतु यदि कोई प्रावधान किसी बिंदु पर नहीं है तो न्यायालय आंग्ल विधि या किसी अन्य देश की विधियों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आंग्ल विधि का तात्पर्य क्या हुआ? आंग्ल विधि का इसको हम मिटा देते हैं, प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया होगा कि जैसा कि हमने आपको संविधान में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जो हमारा संविधान है वह कई देशों से ग्रहण किया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी भी मामले पर हमारा कोई प्रमाणिक साक्ष्य फंसता है तो आंग्ल विधि मतलब अंग्रेजी विधि से हम उसको जो मामला है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है किसी भी देश का कानून है, संविधान है, उससे भी हम जो है इसको वहाँ से ग्रहण करके उस पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु हम अगर साक्ष्य की परिभाषा देते हैं, साक्ष्य पहले साक्ष्य समझ, परिभाषा तो हम आगे बताएंगे। एक प्रश्न ये आपको बनेगा, साक्ष्य विधि की परिभाषा देते हुए उसके प्रकृति और कार्य का वर्णन कीजिए। जो साक्ष्य क्या है, मान लीजिए कि कहीं भी घटना घटित होती है तो आप उसको किस प्रकार से अपराधी को पकड़ने का कार्य करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपराधी अपराध करने के बाद तुरंत आएगा, आपको बता देगा कि हमने अपराध किया है और आप उसको जो है पकड़ करके उसको कारावास करा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घटना जहाँ होती है, कहते हैं घटना स्वयं सिद्ध, घटना स्वयं बताती है कि अपराध करता क्या है। जैसे कि क और ख में मारपीट होती है और क के द्वारा ख को क्षति पहुंचाई गई और ख जाकर के FIR करता है, FIR। अब इसका FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट बोला जाता है, जो थाने के भारसाधक अधिकारी को कि यहाँ जाके लिखाई जाती है, जिसका रजिस्टर नंबर 108 है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंतर्गत जो है ख जाता है, इसके क के खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है कि क आज हमको इतने बजे से इतने बजे हम जा रहे थे, यहाँ पे हमारे ऊपर हमला किया, हमको ये उपस्थिति पहुंची। तो उस आधार पे जब उसकी तहकीकात या उस पे जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसके आधार बताया जाता है। जैसे कि कोई अपराधी है तो घटना स्थल पे मारपीट का साक्ष्य हो गया, घटना स्थल पे उसके पैरों का निशान, घटना स्थल पे जो ब्लड गिरा है उसका साक्ष्य। कई ऐसे साक्ष्य हैं जो अपराधी को दोष सिद्ध करने के लिए दायी माने जाते हैं, प्रमाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। अगर प्रमाणिक साक्ष्य नहीं उपलब्ध है तो न्यायालय या न्यायाधीश को निर्णय देने में कठिनाई होती है। परंतु फिर भी हमने बता दिया, अगर किसी भी स्थान पर न्यायाधीश को किसी भी केस में कोई भी अगर निर्णय देने में कोई कठिनाई होती है, बहुत ही पेचीदा केस फंस जाता है,
तो आंग्ल विधि या किसी दूसरे देश की विधियों से वह जो नियम है, कानून है, उससे लेकर के इस मामले को हल करने का पूरा उसको अधिकार माना गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं आपके विषय में। तो साक्ष्य की परिभाषा का वर्णन हम करेंगे। उससे पहले हमने जो प्रश्न आपको लिखाया था उसके विषय में हम बता देना चाहते हैं। देखिए, ये जो साक्ष्य विधि है, यह जो है 1872 की प्रस्तावना, साक्ष्य अधिनियम 1872, ये जो प्रस्तावना के विषय में हमने पूछा है वो अपने बुक से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या चीज वर्णित है। हम प्रश्न बता रहे हैं आपको कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न के आधार पर आप अपनी तैयारी बहुत ही आराम से, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, जैसे कि हम बताया, साक्ष्य विधि की प्रकृति तथा कार्य, साक्ष्य विधि किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। न्यायालय के सामने, न्यायालय के सामने आने वाले सभी, न्यायालय के सामने आने वाले सभी लिखना मुश्किल है, पूरा लिखेंगे तो देर लगेगी। आने वाले सामने सभी मामले किसी न किसी तथ्य की कहानी होती है। मतलब जो न्यायालय सामने, आप कोई हमने बता दिया कि जब न्यायालय सामने कोई भी बात प्रस्तुत किया जाएगा तो किसी न किसी तथ्य की कहानी रहेगा, उसी आधार पर आपको निर्णय देना पड़ता है, न्यायाधीश को निर्णय देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम देते साक्ष्य विधि पक्षकारों के अधिकारों के प्रभावित नहीं करती, वह केवल ऐसे नियम प्रतिपादित करती है जिससे न्याय प्रणाली को सुविधा से चलाया जा सके। पक्षकार जो होते हैं, जो वाद, जैसे हमने बताया क ख के विषय में बताया, अगर दोनों जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत होते हैं तो किसी भी प्रणाली में विवाद नहीं प्रस्तुत करेंगे, बल्कि यह अपने नियम और कानून के आधार पर चलते हुए यह अपना जो निर्णय है उसको लेने की प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। आपकी साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 जो मुख्य धारा है, इसको आप, जो प्रश्न है इसको आप अपने पुस्तक से पढ़िए। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न आ जाता है आपका, प्रश्न आ जाता है, साक्ष्य की परिभाषा इंगित करते हुए उसकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। राइट, साक्ष्य की परिभाषा देते हुए, साक्ष्य की परिभाषा इंगित करते हुए, अर्थात साक्ष्य की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसकी प्रकृति को आप स्पष्ट कीजिए। राइट, तो हम अब देखते हैं कि उत्तर आपका क्या है। साक्ष्य की परिभाषा धारा 3, यह धारा आपको याद रखना है। धारा 3, जब भी आप परीक्षा में बैठते हैं तो कभी कभी आप क्या करते हैं, सीधा ऐसे लिखते चले जाते हैं निबंध की तरह और आप धाराएं भूल जाते हैं। परंतु विधि का यह नियम है कि अगर आप धारा को इंगित नहीं करते हैं तो वह जो नंबर आपको मिलने वाला है वह नंबर उस प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो विधि का नियम है कि आप किसी भी विधि, अगर आप न्यायालय में भी जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में आपको बंद नहीं करना है, बल्कि जो धारा है उसी के अंतर्गत आपको उसी के अंतर्गत विधि की, जो विधि द्वारा प्रतिपादित चीज है उसी को उसके सामने आप प्रस्तुत करना है। यह नियम होता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। धारा 3 के अंतर्गत क्या लिखा गया है, देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए, साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या बात जो उस प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके वह साक्ष्य। मतलब ये स्पष्ट है, जो तथ्य या साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो उसमें कुछ न कुछ कहानी हो, कुछ न कुछ सत्यता हो, तो सत्यता के आधार पर ही तो निर्णय मिलेगा आपको। तो ये धारा 3 कहती है। ठीक है,
और आगे हम बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं, जब यह प्रश्न हो कि अग्नि प्रारंभ होने से पूर्व क्या कोई विस्फोट हुआ था, या तो विस्फोट का धमाका था चमक इसके साक्ष्य होते हैं। जिन व्यक्तियों ने उस चमक को देखा या उस धमाके को सुना वे साक्ष्य दे सकते हैं। अर्थात इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कहीं विस्फोट होता है, मान लीजिए आपके एरिया में कहीं कोई विस्फोट होता है, तो विस्फोट धमाका होता है, इन्हें तेज सुनाई पड़ता है, तो वो आप एक साक्षी माने जाएंगे, गवाह माने जाएंगे कि हाँ इस समय 5 बजे जो है विस्फोट हुआ, उसकी हम साक्षियों से गवाही है, इस स्थान पे विस्फोट हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्य के प्रकार, साक्ष्य के प्रकार, इसको देखिए, साक्ष्य के प्रकार के अंतर्गत कितने प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं न्यायालय में, तो इसको हम आपको बताते चलते हैं। देखिए इसमें जो है साक्ष्य शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, साक्ष्य शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। यह उन चीजों की गिनती है जो साक्ष्य शब्द में सम्मिलित की जाती है, अर्थात साक्ष्य शब्द से उन व्यक्तियों का वर्णन सम्मिलित है जिन्होंने स्वयं किसी तथ्य को होते हुए देखा, जैसे कि उन्होंने विस्फोट का धमाका सुना। ठीक है, तो साक्ष्य में कई प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हुआ, और कभी कभी जो है पशुओं का भी साक्ष्य माना जाता था, लेकिन एक धारा के अंदर से हटा दिया गया। बच्चे का साक्ष्य हुआ, और मानव का साक्ष्य तो माना ही जाता है कि उसने घटना स्थल पे क्या क्या देखा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और हम आगे आपके बढ़ते हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए अनुचित साधन, एक प्रश्न आता है, देखते बताते। अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य। क्या अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य न्यायालय में मान्य है? यह भी कथन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य की सीमा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें है कि उच्चतम न्यायालय ने पुष्पा देवी बनाम LM वाधवा में स्पष्ट किया है, जब स्थापित साक्ष्य शब्द की परिभाषा में आ जाए तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है, तथा यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से उसे अभी प्राप्त किया गया था। इसी प्रकार से देखिए, जब भी आप कोई, हमने पहले ही बता दिया कि परीक्षा में आपको वाद स्पष्ट करके लिखना है। पुष्पा देवी बनाम ML वाधवा में हमने बता दिया। अब दूसरा हम बता रहे हैं आपको, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ये है। इसमें कहा गया कि निर्णय में सर लॉरेंस जेकिंस का वह अवलोकन उद्धत किया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, चाहे उसे दंड प्रक्रिया संहिता का अतिक्रमण करते हुए तलाशी या अभिग्रहण के दौरान प्राप्त किया गया। ठीक है, मतलब जो सुसंगत था, जो प्रमाणिक साक्ष्य है, वह साक्ष्य ही रहेगा, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि साक्ष्य के अंतर्गत कई प्रकार के साक्ष्य आ जाते हैं। इसका हम पूरा नोट्स आपको पहले भी जब पढ़ाए थे तो बता चुके हैं। ठीक है, हमने पुनः इसको आपको रिमाइंड करा दिया है, उसमें कुछ कम था इसलिए इसको हमने बता दिया कि सुसंगत साक्ष्य क्या था, प्रमाणिक साक्ष्य क्या होता है, घटना स्थल से घटना की दूरी, ये सब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी बीच। ठीक है, हम सह अभियुक्त, कुछ आता है सह अभियुक्त की संस्वीकृति। प्रश्न है, अभी प्रश्न ये बनता है सह प्रश्न, ये प्रश्न एक लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। सह अभियुक्त की
शासन स्वीकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ यह है सह अभियुक्त, मतलब किसी भी अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का होना। तो वही है कि सह जो सहायता करने वाला था उसकी संस्कृति कहाँ तक न्यायालय को मान्य है। तो इसके प्रश्न के विषय में हम आपको कल वाले क्लास में पढ़ा देंगे। तो ये आज इतना ही, जो प्रश्न हमने आपको बता दिया उस प्रश्न पे आप जो है अपनी बुक के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।